पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आदित्य ले लेते हैं इस बंदे को। तो अब मैंने पहले भी बताया था कि एक बंदे के दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट नाम हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि मेरे को मेरे दोस्त किसी और नाम से बुलाएं और घर वाले किसी और नाम से बुलाएं, है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे घर वाले मुझे आदि बोल रहे हैं और मेरे दोस्त मुझे एडी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक बंदा तो मैं एक ही हूँ ना तीनों केसेस में, वो नाम अलग अलग है ना। हाँ। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है कि एक ही मेमोरी लोकेशन पे वो प्रेजेंट है। मान के चल जैसे 300 मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है वो वेरिएबल, कोई मेमोरी मिलेगी उसको, हाँ। है ना। तो उस पर कुछ वैल्यू डल गई। अब मान ले मैं कोई और वेरिएबल को इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। इसका रेफरेंस मतलब ये हो गया कि ये दोनों हैं सेम, बस नाम अलग अलग है। मतलब मैं आई लिखता हूँ तो उसका मतलब जे है, और जे लिखता हूँ तो उसका मतलब आई है। समझ रहे हो। बंदे सेम ही है, बंदा एक ही है, लेकिन उसके अलग अच्छा। अलग नाम हो गए, हम्म। है ना। तो इसको हम हाँ। बेसिकली बोलते हैं रेफरेंस देना। ठीक। बेसिकली दो या तीन चीजें मिलके एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रही हैं, है ना। हम्म। इतना समझ आ गया। हम्म। तो इसी को ही हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट। तो अगर मेरे को इसकी डिक्लेरेशन करनी हो तो मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल टू, जैसे मैंने 5 डाल दिया, है ना। किसी मेमोरी लोकेशन हम्म। पे गया होगा ये, और मेरे को अब एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ये इसका सिंटैक्स हो गया, करेक्ट। करेक्ट। तो ये सिंटैक्स हो गया। कौस्तुभ भी समझ आया? गायब हो गया क्या कौस्तुभ? नहीं नहीं, यही हूँ। हाँ, म्यूट तो था। ये रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो एम्परसेंड जे इज अगर इक्वल टू आई अगर सी। मैं आई प्लस प्लस करूँ, है ना, और जे प्लस प्लस करूँ, तो तुम्हारे हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए अगर मैं सी आउट आई करूँ तो? आई प्लस प्लस करा तो सी आउट आई आएगा 6। नहीं, इस कोड का लिख, इस कोड का बता। 7। ध्रुव के हिसाब से 7, कौस्तुभ तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। 6 आना चाहिए। अच्छा, अब एक बार जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको ध्यान से समझ। ठीक है। मैंने क्या बोला, आई मान ली ये है ना। हाँ। और जे को मैंने रेफरेंस दे दिया, मतलब जे भी इसी मेमोरी पे ही है। हाँ। तो अगर आई को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये 5 से क्या हो जाएगी ये वैल्यू? 6। 6। और फिर मैं हम्म। जे को भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मतलब जे प्लस प्लस करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जे में जो वैल्यू स्टोर्ड है मैं उसे हाँ, इंक्रीमेंट तो कर रहा हूँ। जे किधर पॉइंट कर रहा है? जे पॉइंट तो आई को ही कर रहा है, उसी वाली लोकेशन पे कर रहा है, हाँ, तो लेकिन मैंने। रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल में होता है, जैसे पॉइंटर में तो तुम्हें स्टार लगा के करना पड़ता है ना। हाँ। इसमें तुम्हें स्टार नहीं लगाना पड़ता। इसकी अच्छा। इजीनेस यही है कि तुम कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, तो मैं वही सोच रहा था कि अपन ने डी रेफरेंस तो हाँ, करा नहीं तो। इसमें डीरेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यही रेफरेंस वेरिएबल की खास बात है। अगर अच्छा। मैं जे इक्वल टू जे स्टार टू लिख दूँ, ये हम्म। भी इसी मेमोरी पे ही काम करेगा। समझ गया। तो ये रेफरेंस वेरिएबल का फ़ायदा है। तो अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, पॉइंटर्स तो मैंने तुम्हें बता दिया। वो हम्म। पॉइंटर सी का कॉन्सेप्ट है। हम्म। सीपीपी का फेमस कॉन्सेप्ट रेफरेंस वेरिएबल है। तुम बस अच्छा। उसी को यूज़ करोगे इन प्लेस ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स वर्स्ट केस के अंदर तुम कभी यूज़ करोगे। समझ गया। अगर तुम्हें यूज़ करना होगा तो तुम रेफरेंस वेरिएबल्स का ही इस्तेमाल करोगे, समझ रहे हो। क्योंकि तुम समझ गया। देखो तुम्हें इजीनेस पड़ रही है इससे कितनी, हम्म। है ना। हाँ। तो इतनी चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी दोनों को। हाँ भैया, क्लियर है। क्लियर है। अब मान लो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है ना। हाँ। एक बार चला के दिखा दूँ क्या ये? हाँ, दिखा दो। संतुष्टि मिल जाती है चलाने के बाद। मैं चला देता हूँ इसको। एटम। तो एक मिनट, ये हो गया तेरा। आज क्या डेट है? 7 जून, है ना।
ठीक है, तो मान ले कि कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, अब इसी पे ही काम करेंगे सारा, ठीक है, समझते हुए चलेंगे। int num इक्वल टू 1000 मान ले, एंड int %, j इक्वल टू num, और मैंने क्या किया, j प्लस प्लस किया और मैंने num को प्रिंट किया। 1001। आ गया ना? हाँ, समझ गया? आ गया। यही मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। अब ठीक है। आगे की चीज़ जो है, जो तुम्हें हमें मतलब समझनी है कि हम्म, दो दो चीज़ें समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को ये नम की वैल्यू अपडेट करनी है, हम्म, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, void अपडेट, इसमें मैं हम्म, पास कर देता हूँ नम, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, नम प्लस प्लस करता हूँ, बस। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ अपडेट नम, ठीक है। और हम्म। फिर सी आउट करता हूँ अपडेटेड वैल्यू ऑफ नम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैल्यू अपडेट होगी? 1001 से अपडेट होगी। होगी या नहीं होगी, मेरे को इसका आउटपुट बता। ये इसका फंक्शन आउटपुट कॉल करने के बाद क्या ये प्रिंट करेगा? 1000, 1002। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सोच लो आराम से। हाँ, हाँ। ये 1001 ही करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसका मेमोरी में एक नया वो बना, स्टैक में नई स्पेस बनी वॉइड अपडेट की। करेक्ट करेक्ट। तो उसने नम को प्लस प्लस कर दिया, लेकिन जब हाँ। तो और जब ये सी आउट अपडेटेड वैल्यू ऑफ नम, हम्म। वो वैल्यू एक तो अपन ने रिटर्न नहीं करी। नहीं, ये और रीज़न नहीं है। अच्छा, मतलब कॉल बाय वैल्यू हो मैंने रहा है ना यहाँ पे, हाँ कॉल हाँ, बाय ये रेफरेंस में। सीधा ये बोला कर, कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। ठीक है, ठीक ध्रुव तेरे को क्लियर है ये? है। आ गया। तो बेसिकली अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, तो ये हम्म, मेन हो गया, ये हम्म, अपडेट हो गया है ना, हम्म, ये अपडेट हो गया। अब अगर ये अपडेट हो गया, तो इसमें पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नम बनाया, ठीक है। और मान के चल उसमें मैंने वैल्यू डाल दी थी 1000, है ना। हम्म, और इस नम को मैंने क्या किया, फंक्शन में पास कर दिया। तो ये यहाँ पे एक नया नम बन गया कॉपी से, हम्म, सेम तो नहीं है ना। हम्म। तो इसके अंदर भी वो सेम वैल्यू चली गई मान ले, यहाँ पे तो नम 1001 चली गई होगी ना हाँ, अपडेट होने के बाद, है ना। हाँ। 1000 बन गई, और फिर मैंने इसको एक से इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये 1002 हो गई। हम्म, बट ये फंक्शन तो ख़त्म हो गया ना इसके बाद। हम्म, हम्म, फिर वापस मेन पे आ गए, यहाँ तो हम्म। नम को कुछ चेंज नहीं हुआ, हाँ, तो 1001 ही रहा वो, हाँ, क्योंकि वो यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया था, है ना। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मान ले मेरे को नम की एक्चुअली में वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू अपडेट करनी है, तो मैं करूँ क्या? जो सीख रखा है उसके बेसिस पे। एम्परसेंड लगा दो %, कहाँ? ऊपर। यहाँ? हम्म। ये कौन बोला? मैं मैं कौन? ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। हाँ, नाम नाम ले लिया करो, भैया दो ही तो आवाज़ जने हैं। सिमिलर लगती है। तो ठीक। ये ध्रुव कह रहे हैं %, लगा दो, है ना। हम्म। गलत है, सोच, आराम से सोचो। कल लिख के दिखाया था मैंने। पॉइंटर्स यूज करना है। हैं? पॉइंटर्स थोड़ी यूज करना है। हाँ, पॉइंटर्स ही यूज़ करेंगे। पॉइंटर्स क्यों नहीं यूज़ करेंगे? अच्छा, वो %, तूने अच्छा सीधा डाल दिया, सॉरी, रुको, माय मिस्टेक। ये सीधा आगे पहुंच गया, ठीक है, ये करेक्ट है। ये बाद में समझाता हूँ। ये आपने समझा रखा है भैया। ये समझा कॉल रखा है मैंने। हाँ, कॉल बाय रेफरेंस में समझाया था ना आपने। अच्छा, ये समझ आ गया ना तुम्हें? हाँ, हाँ। हाँ, तो बस एक ये तरीका हो गया, ये तो तुम्हें ठीक। समझ आ ही गया ना। हाँ भैया। बस यही समझाना चाह रहा था मैं। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले इस लिख के नहीं दिखाया होगा। नहीं, आपने ऐसे, लिख के भी दिखाया भैया। अच्छा, लिख के भी दिखाया था। हाँ, कोई नहीं, एक और बार कर लेते हैं, जितनी बार करेंगे अच्छा रहेगा। तो हाँ। मान लो मेन हो गया ये, है ना। और मेन होने के बाद बेसिकली मान लो ये अपडेट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ नम बना है ना, और मैंने इसको क्या किया, पास बाय रेफरेंस कर दिया। तो जब मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ भी जो नम बना है वो टेक्निकली इसी मेमोरी लोकेशन पे ही पॉइंट कर रहा है ना, हाँ, क्योंकि मैंने क्या किया, पास बाय रेफरेंस। हाँ।
दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। हम्म, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो मैंने 23 लिखा है, ये भी 23 स्टोर करेगा बेसिकली। ये एक पॉइंटर नहीं है, बट ये इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है। हम्म, तो अगर मैंने नम प्लस प्लस कर दिया तो ये यहाँ पे ही 24 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम आएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना। हाँ ये तो क्लियर है। हाँ भैया। हाँ, तो ये होता है फंक्शंस में रेफरेंस के थ्रू पास करना। मैं बेसिकली गलत इसलिए बोला ध्रुव को, क्योंकि मैं दिमाग में पॉइंटर वाला आंसर पहले एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग से, कि तुम पॉइंटर वाला दोगे फिर तुम्हें ये बताऊंगा। अच्छा। हाँ, तो पॉइंटर वाले से कैसे करेंगे वैसे। हाँ, क्या एक पॉइंटर बना दो। एक पॉइंटर बना दो और बस उसको पास कर दो उसमें फंक्शन में। ये कर सकता हूँ। हाँ। ये दो चीज़ें समझ आई। हम्म अपडेट एम्परसेंड मैंने एक नम। स्टार लगाया यहाँ पे और एम्परसेंड नम पास कर दिया। चल जाएगा भैया। कॉस्ट ऑफ ये क्लियर है तेरे को। पर सिंटेक्स बता दो ये कैसे काम करेगा। यार अपडेट आप ऐप। देख, हम ये लिखते थे, हाँ ये लिखते थे ना। हाँ ये लिखते थे। ये मैंने फंक्शन में पास कर दिया, हाँ और ये इक्वल टू भी यहाँ। तो करता है एक तरीके से। जब ये पास होता है तो इसको हम्म, तो वैल्यू असाइन करता है ना। अच्छा तो इसको ठीक क्या है। असाइन कर रहा है ये। तो एम्परसेंट नम ये पास कर रहा है स्टार नम को। हाँ, तो नम एक पॉइंटर हो गया ना। तो हाँ समझ टेक्निकली गया। नम को पॉइंट करने लग जाएगा ना। समझ। तो फिर बढ़ा देगा ना इसकी वैल्यू। यहाँ हाँ पे ये समझ। होगा स्टार नम प्लस प्लस। रिलेट हो गया। ये हो जाएगा बस, हम्म, है ना। हम्म, हम्म अब चल जाएगा। चल गया। हम्म, चल गया ना। हम्म, तो ये एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का। बट पॉइंटर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम्हें ये एम्परसेंड लगाना पड़ रहा है, फिर स्टार लगाना पड़ रहा है, फिर डी रेफरेंस करना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए बेस्ट तरीका है कि तुम पास बाय रेफरेंस करो। सिंपल ये हम्म भी सेम आंसर देगा। तो व्हाई नॉट टू यूज़ दिस, है ना। ठीक है। अच्छा, अब एक और बेस्ट चीज़ सिखाता हूँ जो तुम्हें बहुत सारी क्वेश्चंस में यूज़ होगी। वेक्टर को कैसे पास बाय रेफरेंस और लोकली पास करने पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि टेक्निकली हम वेक्टर्स पे काम करने वाले हैं ना ज़्यादातर। हाँ। तो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊँ इंट टाइप का, है ना, मान लो 5 साइज़ का बना लेते हैं। और मैं क्या करना चाहता हूँ ना, हर एक, अभी क्या होगा जब मैंने 5 फिक्स टाइप डाला इसमें, तो हर इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 0। हम्म, हम्म और मैं हर इंडेक्स की वैल्यू को सपोज बढ़ाना चाहता हूँ, जो उसकी इंडेक्स है उससे। समझ गए। लाइक हम्म जैसे फर्स्ट इंडेक्स होगी तो 0 से मैं 1 करना चाहता हूँ, सेकेंड इंडेक्स होगी तो मैं 0 से 2 करना चाहता हूँ, करेक्ट। हम्म, हम्म ये मेरा काम है, ठीक है। अब मैं क्या हम्म करता हूँ, मैं इसके लिए एक फंक्शन लिखता हूँ। वॉइड होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अपडेट वैल्यू, ठीक है। इसमें एक वेक्टर पास करते हैं, करेक्ट। हम्म और मान लेते हैं वो वेक्टर भी हमारा वी है, ठीक है। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं लूप चलाता हूँ वी डॉट साइज तक, और आई प्लस प्लस करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, वी की हर इंडेक्स पे उसको लिख हम्म देता हूँ वी की इंडेक्स प्लस आई, करेक्ट, यही होगा, ठीक है। और मैं कुछ तो रिटर्न नहीं कर रहा अभी, ठीक है। और मैं इस हम्म फंक्शन में पास कर देता हूँ अपडेट वैल्यू, और मैं वी पास कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लूप चला के देखूँ, ये मैं जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ ऑटो वाला। तो एक मिनट रुको। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये वाला लूप समझ आ रहा है। कॉस्टम ने अगर रिकॉर्डिंग देखी होगी तो समझ आएगा। ऑटो आई टीवी। आइटरेटर भैया। रेंज बेस्ड लूप है ये, हाँ पढ़ाया था मैंने। अभी अगर तुमने रिकॉर्डिंग देखी होगी तो समझ आएगा। कोई नहीं, बता दूंगा ये, ठीक है। तो देख, ये समझ आया, ये फंक्शन जो मैंने लिखा, हाँ ये आ गया। ये आ गया। और मैं क्या चाह रहा हूँ, वेक्टर की वैल्यू अपडेट करना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैंने इसको इस हम्म, फंक्शन में भेज दिया। हम्म, अभी देख क्या होगा, अपडेट ही नहीं हुई वैल्यू, क्यों। पास बाय वैल्यू क्या है? ध्रुव बोल रहा है पास बाय वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, एक बार ये हटाओगे विंडो। हाँ ले ले। वेक्टर एंटिटी अपडेट वैल्यू वी
और ऑटो आईटी, हाँ आपने पास बाय वैल्यू करा है ना बिहेवियर। हाँ, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं होता है कि तुम वेरिएबल्स में सोच रहे हो, है ना। हम्म ये कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हो, अगर मैं यहाँ मैप भी लगा दूँ, हम्म मैप ऑफ इंट कुछ भी लगा दूँ, मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स कंटेनर लगा दूँ, till the time you don't give any pointer or any reference, this हम्म will be always pass by value, correct। ये हम्म दिमाग बिठा लो, मतलब दिमाग में ये चीज़ बिठा लो। ठीक। अब इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को अपडेट करवाना है। मैं बस ये करूँगा %v, सिंपल। तो ये बेसिकली उसके बेस एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाएगा जहाँ से वेक्टर चालू हो रहा है, समझ आ रही है। हाँ। हाँ। उसके बाद तो फिर हम इंक्रीमेंट वही उसी तरीके से कर रहे हैं, हम्म है ना। हम्म। तो अब चल जाएगा, हो गया, हाँ चल गया, 0 1 2 3 4। समझ गए। तो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर अब जीएफजी वगैरह लीड कोड वगैरह भी खोलोगे ना, तुम हाँ। देखोगे वो %v डाल के पास करता है हमेशा, जो फंक्शंस देता है हाँ। वो इसलिए देता है कि जो मेन वेक्टर उसने नीचे मेन फंक्शन वो नीचे बनाते हैं ना, वो तो हमें दिखता नहीं है लीड कोड वगैरह पे। ये वाला हाँ फंक्शन तो हिडन होता है, हम्म। हाँ। हमें मेन फंक्शंस में काम करना होता है। दिखा देता हूँ एक बार, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये लेकिन v ऑफ i इज इक्वल टू वी आई प्लस आई, मान लो हाँ फर्स्ट इंडेक्स है तो हाँ वी आई हो गया 1 और i भी हो हाँ गया 1, हाँ। तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू तो 2 नहीं हो जानी चाहिए? क्यों, सब में जीरो पड़ा था यार, कौस्तुभ इनिशियलाइज जीरो से किया है। अच्छा तो v ऑफ i यहाँ पे वो वैल्यू उठा रहा है जो कि 0 है। देख, सिंपल सी बात है, ये वेक्टर था, है ना। हाँ सारी वैल्यूज़ मैंने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दी, ये जो मैंने पढ़ाया था कि ये ज़ीरो हाँ से हाँ, इनिशियलाइज़ करता है, वो सब ठीक मैं है। समझ गया, मेरे को बस ये v ऑफ i में क्या वैल्यू है, अभी 0 है सब में। देख, जब मैंने इसको पास किया फंक्शन के अंदर, हाँ जब मैंने इसको पास किया तो इसका बेस एड्रेस पास हुआ ना, हाँ तो ये वाली वेक्टर रेफरेंस पास हुई है ना। हाँ। तो टेक्निकली तो इसी वेक्टर पे काम कर रहे हैं ना, दोनों का नाम एक ही तो है, वी। अब मान ले हाँ। मैं इसका नाम आंसर लिख दूँ, हम्म ans, ठीक है, ans डॉट साइज, तो ये चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, हम्म, ये तो सेम ही नाम है दोनों के। समझ गया समझ चला के देख ले, चलेगा। तो आंसर और वी जो है वो सेम ही चीज़ है, समझ गया। दोनों एक ही पे पॉइंट कर रहे हैं। हाँ तो टेक्निकली आंसर ऑफ आई अगर कंफ्यूज हो रहा है ज़्यादा, तो कल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसको ये मान सकता है, अगर पॉइंटर की तरह सोचना चाहे, इट इज़ आंसर प्लस आई, हम्म, समझ रहा है, समझ गया। तभी वो काम कर रहा है। हम्म, क्लियर हो गया। समझ गया। हाँ, अब मैं तुम्हें वो जी एफ जी पे दिखा रहा था ना, हम्म, लीड कोड ही दिखा रहा था। कोई अरे का क्वेश्चन, जी एफ जी पे तुम्हें अरे मिल जाएगी, फिर भी लीड कोड पे नहीं मिलती, लीड कोड पे तो वेक्टर ही मिलता है। मान लीजिए टू सम क्वेश्चन है ना, ये खोल लेते हैं। इसमें अगर हुआ तो देखते हैं। देखो ये दिख रहा है, वेक्टर इन हाँ %nums। हाँ तो इसने मेन फंक्शन हाइड कर रखा है, और हाँ। मेन में इसने ये वेक्टर बना रखी होगी nums, और हम्म, ये इस फंक्शन में रेफरेंस से पास कर रहा है, पास कर रहा हूँ। समझ गए। हम्म, तभी मैं सब। यहाँ पे उसकी एक्चुअल वैल्यूज पे चेंज कर पा रहा हूँ। हम्म, गेटिंग माई पॉइंट। समझ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना ऑब्जर्व किया करो हर जगह, ठीक है। है ना। लोग मिस करते हैं, अगर मैं इसको यहीं पे %% की जगह ये कर दूँ ना, मेरा आंसर गलत आ जाएगा, मेरा चलेगा ही नहीं कोड। चलेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो नम्स लोकली पास हो रहा होगा, और वो चल जाएगा वैसे, क्योंकि फाइनल वेक्टर भी रिटर्न कर रहा हूँ मैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बट यूजुअली नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे वॉइड आउटपुट होता और हमें हम्म इसी नम्स के अंदर चेंजेस करने होते, फिर एरर देता है ना। तो यही हम्म समझाने के लिए मैं लिख रहा था, बहुत काम आता है ये, मतलब क्या बोलूँगा मैं, लिंक लिस्ट से लेकर ट्री ग्राफ सब में तुम ये वेक्टर एंड ये पास बाय रेफरेंस करोगे ही करोगे, इसके बिना काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना समझ आ गया। हाँ भैया। तो ये रेफरेंस हो गया हमारा, ये बस रेफरेंस वेरिएबल में यही है, जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब।
ठीक है। हाँ, अब एक और प्रॉब्लम समझाता हूँ जो ध्रुव ने उस दिन बोली थी ना कि भैया सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है बार बार। हम्म। तो वो समझते हैं। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे आते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, मैं पूछना चाहूँगा तुम में कितना अंदाजा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का? कोई भी बताओ, डेफिनेशन बता दो, कुछ भी बता दो, होती क्या है, क्या करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हाँ, कुछ भी याद हो, कॉस्ट ऑफ को अगर बताया हो कभी, या ध्रुव ने कभी पढ़ा हो। मुझे हीप हीप याद आ रहा है। ठीक डायनेमिक है, मेमोरी हीप सही बोल रहा है। या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जैसे अपना अरे वेक्टर्स वगैरह में अपन देखते हैं कि कंटिन्यूअस होती है, हाँ तो उस हाँ। तरीके से नहीं, पर ओके। अलग अलग स्टोर होता है। और मतलब आपको कितना साइज चाहिए, हम्म तो आप बेस्ड ऑन साइज ऑफ जो आपका डेटा टाइप है उस हम्म। पर आप डिफाइन करते हैं। उसमें मैलॉक हो गया, कैलॉक हो गया, ज़्यादा आइडिया नहीं। ओके ठीक है, तो ध्रुव को नहीं है बट कोई नहीं, जितना तूने ट्राई किया गुड। कॉस्टोव ने जो बोला वो सही है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप से रिलेट होता है, लेकिन उससे पहले समझना है कि हीप से क्यों रिलेट करता है ना। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने इंट एन लिया, ठीक है। मैंने एक इनपुट ले लिया और एक इंट आर आर मैंने एक अरे बना दी, है ना। क्लियर। हाँ। अब कभी अगर तुम्हें कभी एरर आया हो, इस केस के अंदर सेगमेंटेशन फॉल्ट कभी आया है? आया है, बहुत आया है। बार। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। क्या होता है, दो टाइप की मेमोरी होती है, तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। एक आपकी होती है स्टैक मेमोरी, है ना। हाँ, और एक होती है आपकी हीप मेमोरी, करेक्ट। करेक्ट। तो यूजुअली जो सारा हम काम करते हैं ना वो स्टैक मेमोरी में काम करते हैं। हम्म। ठीक है, इसी में ही काम करते हैं हम सब। इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा इसमें। इरेजर काम है। रुक, एक ये हो गया और एक और बना लेते हैं। तो ये हमारी हो गई स्टैक, ठीक है। ये हमारी हो गई हीप और ये हमारी हो गई स्टैक, है ना। दो हाँ, मेमोरी हो गई हमारे पास। अब यूजुअली जितने भी सारे हम कोड लिखते हैं वो सारे किस में लिखते हैं, हम स्टैक मेमोरी के अंदर लिखते हैं। और हीप हमारी खाली होती है, और हीप के पास ना बहुत स्पेस होता है। तो टेक्निकली क्या होता है, जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं ना अपना कोड, तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ये मैं लिख देता हूँ, ड्यूरिंग कंपाइलेशन स्टैक मेमोरी इज फिक्स्ड। समझ आ रही है। हम्म, तो जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ ना कोड, तो ये स्टैक मेमोरी का साइज फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इसको इतना ही साइज देना है। मान लो 150 MB देना है, 200 MB देना है, 300 MB देना है, करेक्ट। बट अब तुम इस कोड में प्रॉब्लम देखो, मैं एन की वैल्यू कब दे रहा हूँ, कंपाइल टाइम में दे रहा हूँ या रन टाइम में दे रहा हूँ? रन टाइम। रन टाइम में। कौस्तुभ, ये बात समझ आ रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हुए हुए। देख, मैंने एन लिया, मेरे हाँ। को एक एन साइज के एरे बनानी है हाँ। जो यूज़र इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। या फिर इन केस एक और एग्जांपल है, हम आजकल वेक्टर बहुत पढ़ रहे हैं ना, हाँ। वेक्टर भी ले लेते हैं। तो इन 10 ले लिया मैंने, तो एन ऊपर हाँ। वाले ही हो गया। मान ले मेरे को एक एन साइज का वेक्टर भी बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, हाँ। है ना। दोनों क्लेस क्लियर है। हम्म। हम्म, ठीक है, अब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये यूज़र से जब इनपुट ले रहा हूँ, हम्म। तो इनपुट लेने का टाइम कब किया जाता है रन इनपुट? रन टाइम। रन रन टाइम में करते हैं ना। टाइम। तो ये एन का इनपुट तो मैं रन टाइम में ले रहा हूँ, हाँ। हाँ। करेक्ट। हाँ। तो जब मैं इसको रन टाइम में ले रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टैक की मेमोरी कंपाइल टाइम में फिक्स की जा रही है, करेक्ट। हाँ। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये एन का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसने स्टैक की मेमोरी को ही एक्सीड कर दिया, हम्म। तो क्या स्टैक क्रैश नहीं हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। हो सकती है। तभी कभी कभी तुमने देखा होगा, जब बहुत बड़ा इनपुट आता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लो तो, और हम्म। स्टैक में भर दो उसे, लाइक ये ऐसे एरे बनाओ इतनी बड़ी, तो देखना सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, हम्म। है ना। समझ तो गया। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए ये तरीका है कि हम लोग ये वेक्टर को या एरे को यहाँ ना स्टैक में डाल के हम लोग हीप। उसको हीप में डाल दें, हम्म। है ना। ध्रुव, समझ आ रहा है पॉइंट? आ गया। हाँ।
तो इसी को ही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं बेसिकली। जब हम स्टैक को ना यूज़ करके हीप को यूज़ करें अपनी एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्टैक में क्या होता है, जब भी तुम कुछ डालते हो या एरे डालते हो, कुछ भी डालते हो, आफ्टर जब तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है ना, ख़त्म हो गया, तो ये एरे भी एलिमिनेट हो जाती है, मतलब मेमोरी फ्री हो जाती हाँ है ना। बट हीप में ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि हीप में अगर तुमने मेमोरी एलोकेट कर दी, इवन इफ प्रोग्राम एंड्स, हीप की मेमोरी कभी खाली नहीं होती, तुम्हें इरेज करनी उसको पड़ेगी। रिलीज़ करना पड़ता है हाँ मेमोरी को। ठीक है, हाँ ये चीज़ क्लियर होगी, दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर हो गए। हाँ। ठीक है, तो यही है बस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब मैं सिखाता हूँ कि डायनेमिकली एलोकेट कैसे करना है। तो वो जो तुम कैलॉक वगैरह यूज़ करते थे ना, कैलॉक मैलॉक, वो टेक्निकली इस हीप में डालता था चीज़ों को, अच्छा और वहाँ से तुम एक्सेस करते हो। अब इसको पढ़ने के लिए मैंने पॉइंटर्स पहले क्यों पढ़ा है वो तुम्हें अब समझ आएगा। ठीक है, तो ठीक। इसको मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी अगर तुम्हें कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू को ही, मान लो इंटीजर से शुरू करते हैं, पहले एक नम वेरिएबल करके था, है ना, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर थी। तुम कह रहे हो भाई नहीं स्टैक में नहीं करवानी, मेरे को हीप में स्टोर करवानी है, ठीक है, तुम्हारी जिद है, हम्म मैं उसमें करवाऊँ। तो उसको कराने का जो सिंटेक्स है डायनेमिकली एलोकेट कराने का, वो सिंटेक्स है इंट स्टार ptr इक्वल टू न्यू, न्यू एक कीवर्ड है, इंट। अब ये करेगा क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं इसका साइज़ क्या है। करेक्ट, तो ठीक है। ये क्या करेगा, दो बक्से बनाता हूँ ज़्यादा बेटर समझ आएगा। एक ये बक्सा होगा स्टैक, और एक हमारा दूसरा बक्सा होगा हीप, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये करता है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे इंट, ये हीप में जाके उतने साइज का एक ब्लॉक एलोकेट कर देगा। तो कितने साइज का ब्लॉक एलोकेट करेगा ये, 4 बाइट्स। इतना समझ आ रहा है। हाँ तो किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके एक 4 बाइट का ब्लॉक एलोकेट कर देगा। करेक्ट, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एक पॉइंटर है हम्म जो कि स्टैक में बनेगा, हम्म क्योंकि न्यू के बाद जो लिखा है वो डायनेमिकली एलोकेट हो रहा है, ये चीज़ सारी स्टैक में है। ठीक है। तो ptr हमारा एक पॉइंटर हो गया इंटीजर टाइप का, और मैंने क्या बोला, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करेगी। हाँ तो ये उसको टेक्निकली वो कर सकता है ना, क्या बोलते हैं, पॉइंट कर सकता है। हाँ तो ये न्यू इंट क्या करता है, ये न्यू इंट ये जिधर भी हीप में एलोकेटेड है ना, हम्म उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो ptr में 300 स्टोर हो गया। अच्छा समझ गए। समझ गई। तो जब मैं ptr में कुछ डालूंगा, अभी तो कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी पक्का, हम्म ये क्लियर है, हम्म क्योंकि कोई भी ब्लॉक ऐसे खाली तो नहीं होता ना, कुछ ना कुछ हम्म गार्बेज तो होगी। तो वो गार्बेज प्रिंट करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। जब तक मैंने ऊपर वो डिक्लेयर नहीं किया, तो छोड़ो इसको, ये खाली क्यों आ रहा है। अच्छा यार ये एंड इनपुट दे रखा है इसने, ये पूरा कमेंट कर देता हूँ मैं इसमें। ये आ गया, हाँ कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई। हाँ तो इसका मतलब मेरी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई है, हाँ और उसके अंदर कुछ गार्बेज भी पड़ा है। तो अब तो इसके बाद भाई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें जो करना है करो, इसके साथ जो खेलना है जैसे खेलना है वैसे खेलो। तुम्हें इस पर 7 स्टोर करवाना 7 स्टोर करो, और फिर स्टार ptr प्रिंट करो। क्लियर हो गया। हम्म इसको ही हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। बट ये फ़ायदा कैसा देती है, फ़ायदा इस सेंस में देती है कि स्टैक मेमोरी यूज़ ना करके, अब वो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था एन वाला, है हाँ ना, एरे के अंदर, तो अब एक बार ट्राई करते हैं एरे को एलोकेट करने का। ठीक है, ठीक। एक एक बात समझ में नहीं आई, आपने स्टार ptr इज इक्वल टू 7 लिखा है, हाँ तो स्टैक में जो पॉइंटर का बॉक्स बना है, ब्लॉक बना है, हाँ, उसमें 7 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नहीं देख, तो जब मैंने ये न्यू इंट लिखा, हाँ तो जिधर इसने ये डायनेमिक एलोकेशन के थ्रू जो बॉक्स बना था, हाँ उसकी मेमोरी लोकेशन 300 पे चली गई। तो हाँ टेक्निकली ये इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ना,
अच्छा स्टार पीटीआर मतलब जो हीप में, हाँ समझ गया समझ समझ गया ना, मैं तो वो गया बोल रहा हूँ कि वो एड्रेस रिटर्न करता है। ये समझ न्यू इंट एक एड्रेस रिटर्न करता है जो कि जहाँ पे इसने ब्लॉक बनाया है। तो हम्म अगर एड्रेस रिटर्न हो रहा है तो एड्रेस को कौन स्टोर कर सकता है? सिर्फ पॉइंटर। पॉइंटर। हम्म इसलिए मैंने इंट स्टार पीटीआर लिखा है। तो टेक्निकली ठीक अगर तुम इसकी एनालॉजी बनाना चाहो तो न्यू इंट इज नथिंग बट एम परसेंट नम कर लो यार। कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस। समझ यहाँ पे गया। अगर मैं एम परसेंट नम लिख दूँ तो ये चीज़ हम्म चलेगी ना। हाँ अब तो ये फंक्शन तो पूरा ही एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है भाई, हाँ खुद ही एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो मैं एड्रेस को तो पॉइंटर में स्टोर करूंगा। और किस हाँ पॉइंटर में स्टोर करूंगा? ये खुद इंटीजर टाइप का है, तो हम्म मैं इंटीजर पॉइंटर ही तो बनाऊंगा। समझ गया समझ गया। क्लियर हो गया ना? हाँ अच्छा, क्लियर। इसकी एक चीज़ और रह गई है। तुम्हारे हिसाब से ये पूरी लाइन कितना साइज खाएगी? सोच समझ के बताना। या किसने बोला? ध्रुव ने क्या बोला? 8 बाई। 8 बाइट, ठीक है। और कौस्तव? मेरे ख्याल से 12 बाइट। 12 बाइट। 12 बाइट सही आंसर है। हम्म बताता हूँ क्यों। ध्रुव, ये 8 बाइट तो ये पॉइंटर खा जाएगा, स्टैक में खा जाएगा और वो 4 बाइट और हीप हीप में में खा 4 बाइट ये खा जाएगा। जाएगा। तो टोटल साइज जो इसका होगा वो 4 बाइट 12 बाइट होगा। समझ गया भैया। तो बस एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझने का ये है कि अगर तो तुम स्टैक में डालते हो तो जो हम्म डेटा टाइप का साइज है वही साइज एलोकेट होता है। बट हम्म हीप इन टर्म्स ऑफ मेमोरी थोड़ा एक्सपेंसिव ऑपरेशन है देन हाँ हीप मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि एक पॉइंटर का साइज भी स्टोर कर रहे हैं और हम उस एरे को भी स्टोर कर रहे हाँ हैं, है ना? हाँ डिफरेंस क्लियर हो गया ये? हाँ भैया। बट फायदेमंद किस टर्म्स में? आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट से बचाएगा, हम्म है ना? तो हम्म बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों है, बट ऑन एन एवरेज बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं एरे को कैसे एलोकेट कर सकते हैं। करेक्ट? हम्म तो इसी में ही ट्राई करते हैं। एरे को एलोकेट करने के लिए पहले मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे करेंगे। इंट स्टार आई टी इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एन, और मान लेते हैं ये एन वाला मैं लाइन ऊपर वो कर कमेंट। ये समझ आ रहा है? हम्म, 90 स्टार IT इज इक्वल टू न्यू 90। अरे हाँ कौस्तव को समझ आ रहा है? ध्रुव? हाँ भैया। हाँ, समझ आ रहा है। फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या करेगा। ये एन साइज का अरे बनाएगा हाँ हाँ। हीप में। ठीक है, एन साइज नहीं बोलूँगा, एन इंटू 4 हो गया है ना, हम्म 4 बाइट्स होता है। तो ये एक बन गई अरे। हम्म हाँ। अब इसका जो बेस एड्रेस होगा, मान लो ये 300 पे था, ये फंक्शन ये न्यू इंट स्टार एन जो है ना, न्यू इंट एन, ये बेस एड्रेस रिटर्न करेगा आईटी का। हम्म अब अगर मेरे पास बेस एड्रेस आ गया, हम्म उसके बाद तो मैं पूरा ही इटरेट कर सकता हूँ जिस तरीके से सिखाया था। हम्म कर सकता हूँ नहीं कर हम्म, सकता हूँ? हाँ भैया। पूरी एरे पे हाँ बस। तो ये डायनेमिकली एलोकेट होगी और मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी सेगमेंटेशन फॉल्ट वाली। हीप में तो अनथा मेमोरी है। हाँ बट ध्यान ये रखना, ये क्वांटी बेस ही होगा हीप में भी। अच्छा हाँ, ठीक हीप में भी ये क्वांटी बेस ही रहेगा ठीक है। जहाँ भी ब्लॉक्स एलोकेट होंगे। ठीक है, तो एक बार इनपुट एरे बना दी। अब मान लो उस एरे में गार्बेज वैल्यू होंगी, तो मेरे को वैल्यूज अपडेट करनी पड़ेंगी ना पहले तो। हम्म, तो हम एरेज में वैल्यू अपडेट करेंगे। कहाँ ये स्टार आईटी हो गया ना, स्टार ऑफ आईटी हम्म, आईटी प्लस आई इक्वल टू स्टार ऑफ आईटी प्लस आई प्लस, या इस पे जो भी वैल्यू तुम्हें डालनी हो, मान लो कांस्टेंट नहीं डालनी और हर एक को आई से इंक्रीमेंट करना है ना। ये चीज़ समझ आ रही है? हम्म, ये चीज़ समझ आ हम्म रही है? मैं एरे को अपडेट कर रहा हूँ उसके इंडेक्सेस से, है ना? हाँ। हाँ ठीक। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज़? हाँ हम्म, ठीक है, बढ़िया। ये चीज़ अगर समझ आ रही है तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊं कमाल की। हम्म देखो, अभी तुम्हें समझ आएगा। मान लो 5 इनपुट ले लेते हैं, है ना? अच्छा, मैंने सी आउट नहीं किया, सी आउट कर लेते हैं। वो लूप चला के एरे को एक बार। अभी तुम्हें समझ आएगा कि फंडामेंटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सी, मान लो स्टार
आई टी प्लस जे, करेक्ट? ये सही लिखा है मैंने? ओके, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि गार्बेज वैल्यू थी ना वहाँ पे, और मैंने हाँ, बताई थी गार्बेज, आपको वही मैंने। मेरे को लग रहा था कि एरे में गार्बेज वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी। अभी इस चीज़ को एक बार बताऊँ, ये स्टार ऑफ आई टी प्लस वन को क्या हम ये लिख सकते हैं? है? लिख हाँ, सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, नहीं लिख एक सकते? सेकंड। आई आई टी, एक नहीं लिख सेकंड। मैंने क्या किया है, मैंने स्टार ऑफ आई टी प्लस आई को रिप्लेस किया है आई टी ऑफ आई से। एरे होती तो लिख देते, लेकिन हाँ, ये एरे तो होती एक तो लिख देते पॉइंटर। ना, ये दूसरी चीज़ हाँ अब नहीं लिख सकते तुम सबके सामने ना, हाँ। ये चलेगा। यही फ़र्क है, जब हम डायनेमिकली एरे एरे को एलोकेट करते हैं ना, तो हाँ। टेक्निकली ये जो पॉइंटर है वो एरे की तरह ही बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये एन साइज़ की एरे इसने पहले ही साइज़ फिक्स कर दिया है, हम्म। और ये बेस एड्रेस उसका दे रहा है। हम्म। और अगर तुम देखो तो मैंने पहले बताया था, अगर ये एरे होती, मान लो मैं ऐसे डिक्लेयर करता इंट ए आर आर एन करके, है ना, हम्म। तो मैं अगर स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई लिखता, हम्म। तो ये चीज़ जो तुम बोल रहे हो ये वैलिड होती ना। हाँ। बट इस केस में भी तुम इसको इसको जो है ना, इसको ऐसे ही पढ़ो कि ये आईटी जो है इसका बेस एड्रेस है विद एन साइज। समझ रहे हो? ठीक है, सिंटेक्स का गेम है, मतलब ऐसे भी हाँ, लिखा जाए। सिंटेक्स का गेम है, सिंटेक्स का गेम है। ठीक। तो इसलिए इसको तुम एक एरे की तरह ट्रीट करो, और यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। अब ये एक एरे बन गई एन साइज की, हाँ। तो तुम्हें मान लो सब हर एक ith इंडेक्स के लिए तुम्हें इनपुट लेना है कोई, हम्म। तुम इनपुट ले लो और उसको फिर आई टी ऑफ आई पे डाल दो। समझ गए? हाँ और हाँ। फिर बाद में उसको प्रिंट कर लो। मान लो F5 दबा दिया मैंने, 5 साइज डाला हुआ, 2 3 4, प्रिंट हो गई। ठीक है? सही। तो ये है डायनामिकली जब हम एरे को एलोकेट करते हैं। अब तो जो तुम कैलोक मैलोक करते थे उससे तो बहुत आसान है ये बहुत ज्यादा। सीपीपी में। हाँ। बस तुम्हें ये लिखना है और जितने साइज़ की एलोकेट कर लिया उतने साइज़ की एलोकेट हो जाएगी, और बाकी इनपुट लेके फिर करता है। हम्म। इतना क्लियर हो गया? क्लियर है। ठीक है, तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन था अरे गैप पे। अब हमें मेमोरी रिलीज़ करनी है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी अगर फिक्स हो गई है ना, तो फिर इसको रिलीज़ करना मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टैक से तो अपने आप रिलीज़ हो जाती है, लेकिन इससे रिलीज़ नहीं होती है ना। तो इसको रिलीज़ करने का क्या तरीका है? अगर तुम्हें नॉर्मल किसी इंटीजर की करनी हो, जैसे मैंने यहाँ पे एलोकेट की थी पीटीआर को, तो इसकी अगर तुम्हें मेमोरी रिलीज़ करनी हो तो तुम लिखोगे डिलीट पीटीआर। ठीक है? बस इतना लिखना है और मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है? अच्छा। और हाँ भैया। इधर अगर अरे को रिलीज़ करना हो तो तुम लिखोगे डिलीट आईटी ऑफ दिस। ये बेस एड्रेस से पूरी उड़ा देंगे, क्योंकि अगर मैं आईटी डिलीट डिलीट ना लिखूं तो क्या दिक्कत है? अगली बार मैं उस मेमोरी को एक्सेस तो कर ही लेंगे ना। कर लेगा, बट पॉइंट इज कि देख भाई, हीप मेमोरी भी जो है वो एक हीप मेमोरी से कभी नहीं जाती वैल्यूज। तो तू अगली बार भी जब प्रोग्राम स्टार्ट करेगा ना, ये हाँ। एरे तेरी हीप में ही पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं कोड लिख रहा हूँ और वो हाँ, मेमोरी पे हीप जाती है, तो वो अपडेट नहीं हो जाएगी पूरी एरे, मान लो? समझा नहीं। मतलब जैसे मैंने ये पूरी एरे बनाई, हाँ मैंने वैल्यूज डाली और मैंने हाँ बिना डिलीट करे कोड काट दिया, हटा दिया, तो वो हीप में स्टोर रह गई। हाँ अब मैंने दूसरी बार दोबारा से कोड लिखा, हाँ मैंने रीलॉन्च करके और 300 बेस एड्रेस पे गया हाँ। हीप, और वहां पर भी दोबारा नहीं, नई वैल्यू, वो नई वहाँ पे वैल्यूज मेरे वो बन गई। वहाँ एलोकेट करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं। वो साइज ही खा गया ना, अच्छा। ये लॉक हो गया साइज तेरा। अच्छा। अब कहीं नई जगह ढूंढेगा वो फिर, बट क्या होगा कि ये साइज तो तेरा पड़ा ही रहेगा ना हमेशा के लिए। हम्म। इसलिए इंपॉर्टेंट है हीप के साथ जब भी तुम काम करो मेमोरी रिलीज करते समय, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम्हें मैम ने भी वैसे जब भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भी तुम रिलीज करते ही होगे, मैलॉक कैलॉक में भी तो रिलीज करते ही थे। हम्म। वो इंपॉर्टेंट है रिलीज करना मेमोरी।
एक बार चला के देखते हैं इसको, फिर मेरे हिसाब से तो ऐसे रिलीज होनी चाहिए। हाँ हो जाएगी रिलीज, इसके बाद रिलीज हो जाएगी। अब इसका कोड नहीं दे सकता मैं, मेरे को अभी नहीं लिखा हुआ कोड मेरे पास। अगर तुम्हें देखना है कि ये कैसे रिलीज हो रही है तो एक बार चेक करना, ठीक है। हम्म। बट कीवर्ड यही है। बेस एड्रेस बेस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करवा के बाद बाद में देखें तो। या तो ये कर सकता है सी आउट स्टार आई टी, है ना। हाँ अगर बची ही नहीं मेमोरी तो कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, है ना। स्टार आई टी तो बेस हो गया ना। हाँ, या ऐसे लिख लेते हैं, आई टी ऑफ ज़ीरो लिख लो। आईटी ऑफ जीरो लिख लो। आ रहा है, रिलीज नहीं हो रहा इसका, बट रिलीज क्यों नहीं हो रहा। नहीं, रिलीज होने के बाद में गार्बेज वैल्यू भी तो कुछ नहीं आ जाएगी वहाँ पे। अरे गार्बेज आएगी बट टेक्निकली तो पॉइंट करना ही नहीं चाहिए ना उस वैल्यू पे। भैया आपने आईटी से पहले क्यों लगाया दो ब्रैकेट? कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ। ये सिंटेक्स है उसका। अच्छा एरे ठीक। को रिलीज करने का सिंटेक्स ये है, और नॉर्मल उसको रिलीज करने का सिंटेक्स ये है, वेरिएबल को। ठीक। एक बार पीटीआर भी प्रिंट करके देखता हूँ। दोनों ही प्रिंट हो रहे हैं, इसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है और उस पर वैल्यू प्रिंट हो रहा है। भैया डिलीट की जगह पर फ्री ट्राई करके देखो। फ्री, सी में फ्री यूज़ करते थे क्या। हाँ, फ्री इतना। तो है ही नहीं कीवर्ड, कलर चेंज हो जाता है। हम्म। एक मिनट, उसके बाद एरे के साथ वेरिएबल कैसे डायनेमिकली एलोकेट करना है हाँ ना। भाई। और फ्री कैसे करनी है मेमोरी। हाँ उसके जी। बाद फिर डायनेमिक पॉइंटर का इशू, वो अवॉइड करने के लिए आप उसको नल पॉइंटर से सेट कर दो, वरना वो उस इनिशियल वैल्यू पे ही पॉइंट करता रहेगा, हम्म। है ना। इतना क्लियर हो राइट। गया। हाँ हाँ। भैया। ठीक है, तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ख़त्म, दिस इज़ पूरा। द कंसेप्ट। हाँ बस ये ख़त्म हो गया, ये बेस था। अब लिंक लिस्ट वगैरह में हम यही करते रहेंगे पूरा टाइम। अच्छा तो ये एक भैया, कॉन्सेप्ट था बस। वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे अपन डायनामिक में? वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे डायनेमिक में, वो भी करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया कभी, बट अब तो बोल रहे तो ट्राई कर लेते हैं। इसमें करेंगे क्या, टेक्निकली मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। समझ रहा है, एन जी। साइज का, एन साइज। ठीक है। और फॉर आईटी हमारा एक तरीके से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पॉइंटर ही हो जाएगा। हम्म। बट चलेगा कैसे वो, रुको देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो टेक्निकली इसमें क्या किया है इसने, ये ले लिया वेक्टर, है ना। इतना समझ आ रहा है कि वेक्टर को यहाँ पे वो डायनेमिकली एलोकेट करना चाह रहे हैं न्यू लिखने के बाद, है ना। हम्म। वेक्टर डेटा टाइप है, करेक्ट। और उसका बेस एड्रेस हमें चाहिए, बट बेस एड्रेस किस में जाएगा, जो डेटा टाइप है उसमें। हम्म। तो उसी डेटा टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा ना। हम्म। तो हमने उसी डेटा टाइप का पॉइंटर बना दिया, हाँ तो करेक्ट। आप अगर इसको ऑटो भी रखते जैसे आपने पहले रखा था तो भी हाँ काम करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो भी करेगा ही, मैं बस कंफ्यूज हो रहा था कि मैं वो आईटी, मेरे को फिर एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ता बस उसमें। वो भी ठीक था अप्रोच। एक बार अपन ऑटो करके देखें। ऑटो करके देख लेते हैं। ये वाला समझ आ रहा है, कॉस्ट ऑफ पूरा कोड, कौन सा वाला गया? ये जो लिखा है डायनेमिकली वेक्टर को एलोकेट करने का। थोड़ा थोड़ा आ गया, मतलब कंप्लीटली नहीं आया। थोड़ा थोड़ा आ गया। हम्म। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को एलोकेट कर रहे हैं ना। हाँ जब मैंने वेक्टर एलोकेट किया, तो हाँ जब मैं रिटर्न करूँगा तो एक बेस एड्रेस रिटर्न होगा ना। हाँ। वेक्टर भी तो एक हमारा वो है, क्या बोलते हैं, देख टेक्निकली इसने एन साइज नहीं डाला होगा, कुछ मेमोरी इसने 100% एलोकेट की होगी, ठीक है। क्योंकि ये डायनेमिक होता है वेक्टर एरे के कंपैरिजन में, हम्म। है ना। तो हम पुश बैक करेंगे एलिमेंट्स को। हम्म। तो किसी चीज़ का एड्रेस तो इसने रिटर्न किया होगा, बेस कुछ तो हम्म। मेमोरी 100% इसने ली होगी पहले, हम्म। वो रिटर्न किया होगा। अब हम्म। रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जिस टाइप का हमारा डेटा स्टोर हो रहा है हाँ उसी टाइप का पॉइंटर होता है,
हाँ तो अब वेक्टर का डेटा स्टोर हो रहा है, वेक्टर हाँ डेटा टाइप का, तो पॉइंटर भी उसी टाइप का बनना चाहिए। हाँ उसी टाइप का हमने पॉइंटर बना दिया। हाँ। अब मान ले मेरे को उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, वेक पी टी आर डॉट पुश बैक हम्म। वैल्यू, वैल्यू। है ना। हाँ हाँ। अब ये चलेगी नहीं चलेगी, एक बार चेक करना पड़ेगा। एरो फंक्शन का यही होता है, बाकी देखते हैं चला के एक बार। एरर ना दे बस। किस में एरर दे रहा है, इसी लाइन पे दे रहा है। इसमें कैसे एरर दे रहा है तो रुको, न्यू में एरर दे रहा है। न्यू, मैंने रुको, लगता है मैंने ऊपर वेक्टर डिफाइन नहीं आपने किया। वेक्टर डिफाइन नहीं किया। इसलिए अब किस में एरर है, हाँ ये गलत दे रहा है ना, इसका कुछ सिंटैक्स होगा पक्का। स्टार पी टी आर, इसका मतलब जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन पे मेरे को पुश बैक करना है। तो आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये, मैं एक बार ही बताऊँगा। इसको ब्रैकेट में डाल दो क्या? डालू क्या, डाल के देखो मेरे क्या पता साथ। चल जाए। हाँ ना, स्टार पी टी आर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ये ऊपर वाला कमेंट आउट कर दूँ क्या। हाँ। हाँ, ऊपर वाला कमेंट आउट कर दो। अब चला यार, चला चला चला, चल चलो। गया। वैसे अगर स्टार हटाओ तो भी ट्राई करूँ एक बार। ब्रैकेट हटाओ दो। हाँ, हाँ, वैसे बात तो एक ही है। नहीं, स्टार लगाना ज़रूरी है। ब्रैकेट लगाना। वो हाँ, वो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो उसको वेक पी टी आर कंसिडर कर रहा है। ये समझ आ गया, कॉस्ट ऑफ और ध्रुव हाँ तुम्हें। हाँ, आगे हाँ, आगे। तो टेक्निकली इसको मैं एरो फंक्शन से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, अगर तुमने एच का देखा होगा तो मैंने बताया था, हाँ है ना। तो हाँ बस वही किया है इसने, इतना तो डायनेमिकली एलोकेट समझ आ गया हमें। हाँ। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है ध्रुव कि भैया एक बार ऑटो लिख के देखो यहाँ पे, क्योंकि ऑटो क्या करता है, ऑटो आपका कीवर्ड डिक्लेयर कर देता है ना, ये मतलब ऑटो स्टार। ऑटोमेटिकली आपका ये डेटा टाइप डिक्लेयर कर देता है ना ये। हाँ तो ये स्टार तो लगाना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ, वो एक बात है, स्टार भी नहीं लगाना पड़ेगा, आई डोंट थिंक। चेक करते हैं एक बार, देख नहीं लगाना पड़ेगा। पॉइंटर है तो भी नहीं लगाना पड़ा नहीं स्टार। नहीं, ऑटो अपने आप मान लेता है इस चीज़ को, पूरा डेटा टाइप मान लेता है वो, सब कुछ। सब कुछ वो पूरा समझ जाता है भाई, इतना ओके स्मार्ट है ऑटो। ओके। तो ऑटो लगा दो बस और चला दो, चल गया। हाँ चल गया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए। हम्म। वैसे ऑटो लिखना मैं पसंद करता हूँ, कन्फ्यूजन जैसे मेरे को हो रही थी ना कि क्या लिखना है, तो वो इंटीजर टाइप तो ऑटो, बट टेक्निकली टेक्निक अगर तुम्हें समझना हो मेन डेप्थ में कंसेप्चुअली, तो हम्म। वेक्टर इन स्टार पॉइंटर वहाँ पे आएगा, क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, और जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है उसी टाइप के पॉइंटर में जाना चाहिए, समझ गए। हाँ भैया। तो ये भी डायनेमिकली एलोकेटेड सीख लिया। अब क्या करते हैं ना, थोड़ी देर बस, अब हम 10 मिनट और ऊप्स की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्लियर हो गया ना सारा। हाँ, क्लियर हो गया इससे। बिल्कुल बढ़िया, चलो इतना तो क्लियर हो गया। इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, बस अब हम पढ़ेंगे ऊप्स की थ्योरी, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक। आप ये वीएस के बजाय एटम क्यों यूज करते हो वैसे? भाई मैं सच बात बताऊँ तो ये बहुत टाइम से हो रखा है इंस्टॉल, और अब मेरे को छेड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अच्छा। कि मैं वी एस में min GW का पाथ दूँ और फिर वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके वो, इससे बेटर जिधर चल रहा है चलने दो। हम्म। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब जैसे खुद का डेटा टाइप, खुद का ऑब्जेक्ट बना दिया, डेटा टाइप ठीक डिफाइन, है, जैसे प्री डिफाइंड रहते हैं ना, उसके बजाय अपन ने स्टूडेंट्स करके एक वो बना दिया, करेक्ट विच इज एक्टिंग लाइक अ न्यू डेटा टाइप। करेक्ट, ठीक है। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये वैसे, ध्रुव।
तेरा भी सेम ओपिनियन है इस बात पे जो इसने बोला कि हम अपना डेटा टाइप बना लेते हैं। हाँ भैया, मतलब आप ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हो खुद के इसमें। हाँ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ डील करती है ना। इन दोनों के साथ डील करती है। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। हम्म ठीक है। तो हम्म यूजुअली अभी जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े वो सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। हम्म करेक्ट। जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। हाँ तो अगर अब हम चाहते हैं कि हम अपने टाइप का कुछ, अपनी मर्जी का कुछ डेटा टाइप बनाएं जिसके अंदर हमारे टाइप की वैल्यू स्टोर हो सके, है ना, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमें क्लासेस बनाने पड़ेंगे। करेक्ट। राइट ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल जो ले सकता है जहाँ से मैंने सीखा था, दोनों ने टेकन तो खेली होगी, हाँ है ना। हाँ भैया। तो टेकन में एक प्लेयर होता है, उसको हम बोल लेते हैं हीरो। करेक्ट। पॉल। हाँ, कोई भी ले लो, मैं एडी लेता हूँ, जो भी है। ठीक है। तो हर हीरो के पास कुछ स्पेशल मूव्स होती हैं, हम्म है ना, और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम्म तो जैसे हीरो के पास तुम्हारा क्या हो सकता है? लाइफ हो सकती है, एक तो उसकी लाइफ होगी, है ना। एक उसकी हेल्थ और लाइफ एक ही चीज़ होगी, है ना। और हीरो के पास तुम्हारा क्या हो सकता है? स्पेशल मूव्स। स्पेशल मूव्स हो गए, है ना। हाँ और वो तो चल मूव्स के अंदर आ जाएगा। एक लेवल होगा, लेवल में जैसे तुमने देखा होगा कि कभी कभी हम कोई डिफरेंट की प्रेस करते थे तो हम्म वो डिफरेंट टाइप की मूव्स करता था, हम्म है ना। तो उसकी कॉस्ट्यूम चेंज हो जाती थी, हम्म है ना। और एक तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ कॉमन चीज़ है, नेम होगा। करेक्ट। हाँ इतना समझ आ गया। हाँ अब इसमें ये तो हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। अब जैसे तुमने बोला स्पेशल मूव्स, तो वो स्पेशल मूव्स किस में हो सकती हैं? अटैक में हो सकती हैं, है ना। हाँ जब वो अटैक कर रहा हो तब कोई स्पेशल मूव्स हो सकती हैं, हम्म या डिफेंस कर रहा हो तब कोई स्पेशल मूव हो सकती हैं, है ना। या फिर और कोई स्पेशल मूव हो सकती है ना। तो ये सब अंदर, तो इन चीज़ों को हम जो है ना बोलते हैं डेटा मेंबर्स। ये एक तरीके से जो एट्रीब्यूट्स हो गए उसके, उसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। और जो स्पेशल मूव्स हो गई उसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है। ठीक है अब इसको अगर मैं ह्यूमन एनालॉजी से रिलेट करूँ तो इंसान के पास आंखें हैं, हम्म ठीक है, हम्म नाक है, कान है, हम्म टंग है। ये तो इसके हो गए डेटा मेंबर्स एक हम्म पर्सन के। और हम जो वॉक कर पाते हैं, है ना, डांस कर पाते हैं, जॉग कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, देख ड्राइव पर कर पाते हैं, वो सब इसके क्या हो गए? मेंबर मेंबर फंक्शंस। फंक्शंस करेक्ट। ठीक है तो किसी भी क्लास के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है क्लास के अंदर उसके डेटा मेंबर्स, और एक हो गए हमारे मेंबर फंक्शंस। करेक्ट। हाँ ये चीज़ समझ आ गई? हाँ भाई ठीक है। अब इसमें हमें ये समझना है कि हम ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। डेफिनेशन वाइज ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। करेक्ट। हम्म इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का मतलब जैसे पर्सन एक क्लास हो गई, हम्म आदित्य एक ऑब्जेक्ट हो गया, हम्म कौस्तुभ एक ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे पास वो सारी चीज़ें तो हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, प्लस मेरे पास अपनी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुद की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी हम्म, और से। तो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन क्लास का। करेक्ट। सही है ऐसे ही कौस्तुभ भी हो गया, ऐसे ही ध्रुव भी हो गया। हम्म तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और क्लास को हम बेसिकली एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, क्लास इज नथिंग बट इट इज़ अ ब्लू प्रिंट। टेक्स्ट चला कि नहीं? क्लास इज नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू प्रिंट, है ना। मैं एक ब्लू प्रिंट बना रहा हूँ कि मेरे क्लास दिखेगी कैसे, मतलब एक पर्सन है उसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या मेंबर फंक्शन होंगे, है ना। तो मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ ना। तो जब कभी भी हम घर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि इस जगह पे ये होगा, इस जगह पे ये होगा, है ना। तो वो एक ब्लूप्रिंट होता है जो हमें मिलता है। तो टेक्निकली क्लास वही चीज़ है। और ऑब्जेक्ट जो होगा
वो उसका इंस्टेंस हो जाएगा। समझ गए? समझ गए। तो ये भी समझ आ गया हमें। अब इसके बाद क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, है ना? तो ये तो मैं एटम पे ही समझाऊंगा तुम्हें। बस हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और एम्प्टी क्लास क्या होती है, और क्लास में को मेमोरी कैसे मिलती है, बस। इसके बाद कल बाकी मंडे से करते हैं। एक मिनट, मास्टर स्पेस स्पेस इंट मेन। ठीक है, तो मान लो अब हमें एक क्लास डिक्लेयर करनी है, हीरो क्लास डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो हम्म। क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका है, पहले लिखो तुम क्लास, फिर क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट्स, और सेमीकोलन से उसको बंद करो। करेक्ट? इतना क्लियर हो गया? ये हमारी है एम्प्टी क्लास। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ना मैंने अभी डेटा मेंबर्स डाले हैं, ना मैंने मेंबर फंक्शंस डाले हैं। इतना समझ आ गया? अब हाँ। एक चीज़ जो अपने दिमाग में गांठ बांध के डाल लो, जब तक जब तक क्लास का तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना, तब तक उसको मेमोरी असाइन नहीं होती है। इन जनरल, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरी क्लास है, हीरो, है ना, इसमें ये सारे डेटा मेंबर्स मैंने नहीं डाले, ये एक एम्प्टी क्लास मैंने बनाई। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, हीरो एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, आईटी। ठीक है, ये डेटा टाइप हो गया, और ये वेरिएबल नेम हो गया, ये H1 ले लेते हैं हीरो। इतना समझ आ रहा है अभी? हेलो, गायब हो गए क्या दोनों? नहीं भैया, सुनाई दे रहा है। या सुनाई, समझ नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो। नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, तो मैं इसका साइज़ देखता हूँ एक बार, हम्म। ताकि तुम्हें क्लैरिटी दूँ। पहले साइज़ देखते हैं। है? एक मिनट, ऐसे नहीं निकलता, इसका साइज़ निकलता है शायद, साइज़ ऑफ H1। साइज़ ऑफ H1। अब देखते हैं, 1 आया। हम्म। तो हाँ। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो तुम्हारी क्लास होती है, एम्प्टी क्लास का हमेशा साइज़ 1 होता है। पहली चीज़, पहली अभी इतनी दिमाग में बात रखनी है, बाकी कुछ मत ध्यान रखो। ये क्लास का डिक्लेरेशन हो गया, और ये एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया, है ना? हाँ। इतना समझ आ रहा है? ये एक डेटा टाइप है। हाँ। डेटा टाइप को हम वेरिएबल नेम के साथ एसोसिएट करते हैं। हाँ। H1 इसका एक वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो ऑब्जेक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा, हम्म। है ना? तो मैं हम्म। देखना चाह रहा हूँ साइज़ क्या है। साइज़ इसका है 1। हम्म। 1 इसलिए क्योंकि एम्प्टी क्लास कंपाइलर को ये बताती है कि मेरी एग्जिस्टेंस है। अच्छा। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा, हम्म। तो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, मेमोरी नहीं मिली। हम्म। बट क्लास तो एग्जिस्ट कर रही है ना अभी। हम्म। तो जस्ट टू शो कि मेरी एग्जिस्टेंस है, इसको कंपाइलर 1 साइज एलोकेट कर देगा। ठीक है। ठीक है, हम्म। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स डालता हूँ। पहली चीज़ जो तुम्हें दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में किसी ने सुना है? नहीं। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, हाँ, वो सब पढ़े हैं। सुना है ना वो? हाँ हाँ हाँ। तो सीपीपी में ये भी बात दिमाग में डालो, सीपीपी में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है प्राइवेट। प्राइवेट। ठीक है, हम्म। प्राइवेट का मतलब जो भी तेरे डेटा मेंबर्स हैं हम्म। और मेंबर फंक्शंस हैं, वो तू इसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकता है, मेन से एक्सेस उसको नहीं कर सकता। करेक्ट? हम्म। अभी आगे जाके मैं पूरा एक डिटेल लेक्चर लूँगा इस पे, एक्सेस मॉडिफायर पे। बट हम्म। ये समझाने के लिए मैं क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पब्लिक लिखने वाला हूँ अभी। हम्म। तो हम्म। अभी जितना भी मैं इसके अंदर लिखूँगा सब, सब वो पब्लिक। सब कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, मेन से भी, किसी और फंक्शन से भी। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। इसका जो स्कोप हो जाएगा क्लास का, वो कहीं ग्लोबल हो जाएगा, हम्म। कहीं से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। हम्म। इतना समझ आ गया? हाँ भैया। अब मान लो मैं इसमें डाल देता हूँ इसका नेम, स्ट्रिंग ले लेते हैं, है ना? हम्म। इंट, इसकी एज ले लेते हैं, है ना? और एक इंट लेवल ले लेते हैं। इतना समझ आ गया? हम्म। स्ट्रिंग नाउ पढ़ने, करवा देगा वरना कर देगा।
ठीक है, हम्म ये पब्लिकली मैंने डिक्लेयर कर दी। हम्म पहली चीज़, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया होता, ये कुछ भी नहीं कर रहा मैं अभी, बस ऐसे ही रन कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न 0 लिख के, तो इस क्लास को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी अगर इसके डेटा मेंबर्स डिक्लेयर्ड हैं तो। एम्प्टी क्लास को हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये जो हीरो होगा, जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा नहीं, तब तक इसको कोई मेमोरी नहीं मिलने वाली। सिंपल। अच्छा, 0 रहेगी। हाँ, वैसे ठीक। भी 0 रहेगी। तुम एम्प्टी क्लास में भी ले लो, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, मान लो ये फंक्शन लिख रखा है, हाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या ही मेमोरी एलोकेट करेगा। हाँ समझ रहे हो? हाँ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया तो इसके पास जो मेमोरी आएगी, दो केस समझते हैं वापस। मैंने इसको कमेंट कर दिया, हम्म अभी एम्प्टी क्लास है, हम्म इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड है, तो हम्म इसको एक्नॉलेज करने के लिए सीपीपी इसको एक साइज की वो दे देगा, क्या बोलते हैं, मेमोरी दे मेमोरी। देगा। करेक्ट। हाँ। अब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है, डेटा मेंबर्स भी हैं, तो इसका जो साइज होगा ना, वो देखिए 32। ये कैसे आएगा, ये समझना इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करेगा, 4 बाइट्स इसके लिए एलोकेट करेगा, हाँ 4 बाइट्स इसके लिए एलोकेट करेगा, हाँ 8 हो गया, हाँ। और बाकी 24 जो है वो स्ट्रिंग को दे रहा है ये। अच्छा, समझ गए? अब ठीक। उस स्ट्रिंग में तो तुम जितना भी नाम डालोगे बाद में उस हिसाब से साइज हो जाएगा, बट वो मैक्स साइज 24 दे के रखा हुआ है ना। अगर मैं इसको ये कर देता, छोड़ो स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग स्ट्रिंग करते हैं, इंट इंट रखते हैं ना, तो 8 आया। हाँ। क्लियर हो गया? ध्रुव क्लियर है? क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्लास साइज, एम्प्टी क्लास, क्लास की डिक्लेरेशन, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। बस आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक है भैया। ठीक है, हाँ कल अब मंडे से इसके बारे में और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, इतना समझ आ गया ना सारा? इतना समझ में आ गया सारा। कोई डाउट?